हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों आज हम फिर आपके सामने लेके आए हैं वर्ल्ड जियोग्राफी की हमारी 6वीं क्लास है। इसके पहले 5 क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो जा करके इसी चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, जिसको को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डायग्राम की सहायता से आपको समझाया गया है। आज को जो टॉपिक है वो है वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें वायुमंडल की कितनी परतें हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, प्लस जितने भी वायुमंडल से संबंधित थ्योरी है उसको, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ये चीज हमें यहीं पे याद हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल टॉपिक है हमारा, पृथ्वी का वायुमंडल। तो हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कैसा है, किस प्रकार से है, चलिए इसको देखते हैं। तो किसी भी ग्रह के चारों ओर जो गैस का जो आवरण होता है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। हमारे अगल बगल आप जब देखते हैं, आप बैठते हैं तो हवाएं चलती हैं। हवाएं चलती हैं, आप हवाओं को महसूस कर लेते हैं, आप ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये तमाम प्रकार के क्या है, गैस हैं, जो कि हमारे वायुमंडल में क्या कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, टहल रहे हैं। और इन्हीं का जो आवरण हमारे ऊपर जो आवरण है, अर्थात पृथ्वी के चारों ओर जो ये आवरण पाए जा रहे हैं, यही आवरण क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। यही आवरण क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे वायुमंडल क्या है, तो आपका सर किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी को जिस गैसी आवरण ने ढक रखा है उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। आप चाहे जिस भी ग्रह के वायुमंडल के बारे में अगर आपसे कहा जाए कि वायुमंडल किसे कहते हैं, तो ग्रहों के चारों ओर गैसों का जो आवरण होता है उसको वायुमंडल कहते हैं। साथ ही साथ पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण ने ढक रखा है उसको पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। तो हम पृथ्वी पे रहते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसी वायुमंडल के कारण इसी वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। ठीक है। क्योंकि आपको पता है, चाहे वो मंगल ग्रह हो, चाहे आप जिस भी ग्रह पे जाएंगे, आपको वायुमंडल नहीं मिलेगा। अगर वायुमंडल होता तो वहां पे जीवन संभव होता। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पे वायुमंडल पाया जाता है और इसी कारण से यहाँ पे जीवन संभव है। दूसरी चीज आपको ध्यान में, आप कहते हैं मंगल पे जीवन संभव है, मंगल पे जीवन संभव है, तो मंगल पे जीवन संभव की बात जब आती है तो वहां पे ये आता है कि क्या मंगल ग्रह ग्रह पर वायुमंडल है, क्या मंगल ग्रह पे नमी पाई जाएगी, पानी वहां पे हम खोज निकालेंगे। इन सब चीजों को वैज्ञानिक तरह तरह से शोध कर रहे हैं, खोज रहे हैं। अगर ये इनके थोड़े बहुत भी तत्व वहां उनको देखने को मिलेंगे तो वो उस पर कार्य करेंगे। और ये चीज देखने को मिला है, जिसके कारण से ही कहा जाता है कि भविष्य में अगर किसी ग्रह पर जीवन संभव है तो वह है मंगल ग्रह। तो आज हम वायुमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मंगल ग्रह पर अगर आप रहने जाएंगे तब भी वहां पे वायुमंडल की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब वहां पे कुछ न कुछ वायुमंडल के तत्व खोजे गए हैं, वहां पे कोई न कोई गैसों के तत्व पाए गए हैं, जिसके कारण से वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है। चलिए देखते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान, ठीक है, एरोलॉजी कहते हैं। जो वायुमंडल का ऊपरी परत होता है, वायुमंडल के ऊपरी वाले भाग को, ऊपरी वाले परत को कहते हैं एरोलॉजी, और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान, मेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अगर वायुमंडल की परत को हम दो भागों में बांट दे, जो ऊपरी परत होती है उस परत को कहते हैं एरोलॉजी, और जो निचली परत होती है उस परत को कहते हैं मेट्रोलॉजी। ठीक है, ऋतु विज्ञान निचली परत को। आगे चल के देखते हैं कि वायुमंडल में पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण गैसें। हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। तो इस लिहाज से हमें यह जानना है कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78.8% पाई जाती है। अगर हम अपने इस पूरे वायुमंडल को 100% में डिवाइड करें तो उसमें 78% 78.8% नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन 20.95%, 0.05% कम नहीं तो 21% लगभग के लगभग आपके वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है। आर्गन गैस जो होता है वो 0.93% पाया जाता है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 0.03% पाया जाता है। तो ये हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण गैसें हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इनको हम थोड़ा थोड़ा अलग अलग पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं, ऑक्सीजन के बारे में, ऑर्गन के बारे में। तो नाइट्रोजन, वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन है। कितना? 78.8%।
तो पृथ्वी के वायुमंडल में इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है। नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। ठीक है, रंगहीन है, गंधहीन तथा स्वादहीन, ना तो इसमें रंग मिलेगा, ना ही इसमें गंध मिलेगा, और ना ही इसको आप कभी चखने की कोशिश करेंगे, ना ही इसमें आपको स्वाद मिलेगा। ठीक है, पेड़ पौधे के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई गैस है तो वह है नाइट्रोजन गैस। आपको पता है पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए, उनको एनर्जी लेने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए देखिए जब खेत में गेहूं या धान की बुआई होती है तो लोग यूरिया छिड़कते हैं। क्यों? क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। उसी के सहारे क्या किया जाता है, पेड़ पौधों को नाइट्रोजन दिया जाता है। तो नाइट्रोजन पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए नाइट्रोजन जो गैस होती है, यह गैस पौधों में प्रोटीन के रूप में कार्य करती है, अर्थात पौधों में प्रोटीन का सबसे बड़ा अगर कोई स्रोत है तो वह नाइट्रोजन है। ठीक है, अगले देखते हैं नेक्स्ट वाले। नाइट्रोजन आग को तेजी से फैलने से रोकती है। अगर कोई गैस आग को तेजी से फैलने से रोकती है तो वह नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा क्या है, नाइट्रोजन वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। तो ये चीजें आपको नाइट्रोजन के बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम ऑक्सीजन को देखते हैं। तो नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाने वाले सबसे अधिक गैस है, 78.8%। नाइट्रोजन गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन गैस है। नाइट्रोजन में क्या होता है, पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा कार्य नाइट्रोजन करता है। नाइट्रोजन आग को तेजी से फैलने से रोकता है और नाइट्रोजन वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन आपका 20.95% हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर कहा जाए तो लगभग 21%। ऑक्सीजन आग को जलाने में सहायक होती है और ये ऑक्सीजन ही है जिसकी सहायता से मनुष्य पृथ्वी पर जीवित है। ठीक है, और ध्यान देना, ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, लकड़ी नहीं जला सकते। जब लकड़ी नहीं जला सकते, ईंधन को नहीं जला सकते, पेट्रोल डीजल किसी भी चीज को हम नहीं जला पाएंगे तो हमें ऊर्जा की प्राप्त नहीं हो पाएगी। अतः ऑक्सीजन जो होता है यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का क्या है? मुख्य स्रोत है। और ऑक्सीजन ही एक ऐसा गैस है जिसके द्वारा मनुष्य जीवित है, अर्थात मनुष्य सांस ले रहा है। मनुष्य क्या, पेड़ पौधे भी जीवित है, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं। वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। तो देखा जाए एक दूसरे के ऊपर क्या हम दोनों क्या है, डिपेंड हैं। नेक्स्ट जो गैस होती है वो आर्गन गैस होती है। आर्गन गैस देखो, वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अगर कोई गैस है तो वो आर्गन गैस है। ठीक है, तीसरे नंबर पे। और आर्गन गैस का इस्तेमाल विद्युत उपकरणों जैसे बल्ब में, ट्यूबलाइट में किया जाता है। विद्युत बल्ब जो होता है उसमें आर्गन गैस भरी जाती है, ट्यूबलाइट में आर्गन गैस भरी जाती है। इन सब में आर्गन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए जो चौथा है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस भारी होने के कारण क्या होती है, यह भारी होने के कारण वायुमंडल में निचली परत में पाई जाती है। अभी हम देखेंगे वायुमंडल की परतों को बांटेंगे। ठीक है, सबसे निचली परत, फिर उसके ऊपर की परत, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर की परत, ऐसे हम वायुमंडल की परतों को लगभग 5 भागों में बांटेंगे। वायुमंडल को हम क्या करेंगे, उसको 5 भागों में बांटेंगे और दिखाएंगे कि वायुमंडल में लगभग 5 परतें पाई जाती है। तो इन पांचों परतों में पृथ्वी के सबसे नजदीक वाली परत जो होती है, उस परत में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, क्योंकि यह भारी होती है। भारी चीज नीचे रहेगी, हल्की चीज ऊपर रहेगी। ये कॉमन चीज आप हमेशा देखते चले आए हैं। पेड़ पौधों की श्वसन क्रिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। जैसा कि हमने बताया, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो पेड़ पौधे लेते हैं, वो ऑक्सीजन निकालते हैं। तो पेड़ पौधों की श्वसन क्रिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। अगर कोई गैस है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। नेक्स्ट गैस देखते हैं, हाइड्रोजन गैस। वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। अब देखिए, हल्की है तो वायुमंडल के सबसे नीचे तो मिलेगी नहीं। हल्की गैस है या वायुमंडल के सबसे ऊपर मिलेगी, अर्थात वायुमंडल की जो परतें हैं उन परतों में सबसे बाहरी परत में ये पाई जाएगी। हाइड्रोजन गैस जलने पर अत्यधिक ऊर्जा देती है, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं। तो ये चीजें, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड, चौथे नंबर पे हाइड्रोजन गैस। ठीक है,
और सबका अपना क्या क्या महत्व उसको हमने आपको बता दिया। अब देखते हैं वायुमंडल की परतों को हम पढ़ते हैं। अभी वायुमंडल के बारे में पढ़ा, वायुमंडल में पाई जाने वाले गैसों के बारे में पढ़ा, अब हम वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ेंगे। वो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पृथ्वी का वायुमंडल। देखिए यहाँ पृथ्वी का वायुमंडल आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पृथ्वी के वायुमंडल को हमने बताया कि 5 परतों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे नीचे का भाग होता है वो होता है क्षोभ मंडल। आप सबसे नीचे देखिए जो व्हाइट कलर में यहाँ पे है क्षोभ मंडल, ये पृथ्वी के सबसे नीचे का भाग होता है। उसके क्षोभ मंडल के ऊपर जो होता है वो होता है समताप मंडल। क्या होता है वो, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल होता है, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल होता है, मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल होता है, आयन मंडल के ऊपर बाह्य मंडल होता है। तो सबसे बाहरी भाग जो होता है उसको हम बाह्य मंडल बोलते हैं, और सबसे जो निचला भाग होता है, नीचे वाला भाग होता है, उसको हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, सबसे बाहरी भाग बाह्य मंडल, सबसे निचला भाग क्षोभ मंडल, अब जो बीच वाला भाग होता है इन दोनों के बीच का जो भाग होता है वो मध्य मंडल बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कि पृथ्वी के वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है, जिसमें सबसे नीचे क्षोभ मंडल, दूसरे नंबर पर समताप मंडल, तीसरे नंबर पे मध्य मंडल, चौथे नंबर पे आयन मंडल, पांचवें नंबर पे बाह्य मंडल। ये 5 मंडल हैं। चलिए इनको हम अलग अलग देखते हैं और अलग अलग इनके बारे में समझते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे वही वायुमंडल की संरचना, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, अब चलिए हमको अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए क्षोभ मंडल के बारे में देखते हैं क्या है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। हमने बताया सबसे नीचे की परत कौन सी है, क्षोभ मंडल। जैसे सीढ़ी पे चढ़ते, आप छत पे चढ़ते हैं और सीढ़ी लगाते हैं, बांस वाली जब भी सीढ़ी लगाते हैं तो सबसे नीचे वाला जो डांडा होता है, डांडा बोलते हैं ना उसको, उस पे पैर रखते हैं, फिर दूसरे नंबर, फिर तीसरे नंबर, तब जाके आप कहीं छत पे चढ़ते हैं। उसी प्रकार से वायुमंडल की सबसे जो निचली परत होती है वो हमारा क्षोभ मंडल होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा आपका कौन सा, दूसरे नंबर समताप मंडल। तो सबसे पहले हम क्षोभ मंडल के बारे में जानेंगे। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई सतह से लगभग 18 किमी तक होती है। देखिए जैसे ये पृथ्वी हो गई, इस पृथ्वी से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक अगर कोई जो परत पाई जाती है, देखो ये तो पृथ्वी हो गई, ये जो है यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है 18 किलोमीटर के समथिंग, यहां पे जो गैस पाया जाता है, अर्थात ये जो एरिया होता है इन दोनों के बीच की, इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। और ये कितना होता है, तो पृथ्वी के अर्थात जमीन से लेकर आप 18 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे तो ये इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, इसी गैप के बीच में पाए जाने वाले वायुमंडल का जो आवरण होता है, इसी को बोला जाता है क्षोभ मंडल। ठीक है, ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम होती है। जो ध्रुव होते हैं, कितने ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। जैसे पृथ्वी हमारी गोली है तो ये ऊपर के उत्तरी ध्रुव होता है, निचले का दक्षिणी ध्रुव होता है। तो ध्रुवों से अगर हम ऊंचाई लेंगे क्षोभ मंडल की, तो 8 किलोमीटर है होती है। ठीक है, ध्रुवों से क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। और पृथ्वी से, पृथ्वी का मतलब कि विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा का मतलब होता है ये पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है, मध्य, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमि के मध्य की रेखा, या इसी को हम विषुवत रेखा बोलते हैं, या इसी को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। यहां से अगर हम लेंगे, यहां से अगर हम ऊपर तक लेंगे तो ये 18 किलोमीटर है। कितना है, 18 किलोमीटर। लेकिन अगर यहां से लेंगे तो ये 8 किलोमीटर। कहने का मतलब है ध्रुव से क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर है, और विषुवत रेखा से क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वह 18 किलोमीटर होती है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और एक चीज और, सारी मौसमी घटनाएं, मौसमी घटनाएं कैसे, जैसे बिजली का कड़कना, बादल का बनना, आंधी आना, वर्षा होना, इंद्रधनुष का बनना, ये सारी की सारी घटनाएं अगर पूछा जाए किस मंडल में होती हैं, तो ये सारी की सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। अब एक बार थोड़ा सा आप ध्यान करिए, इसीलिए एरोप्लेन जो होते हैं, एक होता है हेलीकॉप्टर, एक होता है एरोप्लेन, इसीलिए जो एरोप्लेन होते हैं वह हमेशा क्षोभ मंडल के ऊपर उड़ते हैं। क्यों, क्योंकि क्षोभ मंडल के ऊपर मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, तो उनको डर नहीं होता है कि आंधी आए चाहे तूफान आए, वो आराम से उड़ते चले जाते हैं। उनको डर कब होता है, जब वो लैंडिंग करते हैं, कि जिस इलाके में वो लैंडिंग करने जा रहे हैं तो ऑलरेडी उनको समताप मंडल से क्षोभ मंडल में आना पड़ेगा। अगर वहां पे आंधी तूफान आ रहा है तो वो लैंडिंग नहीं कर पाते हैं। उस सिचुएशन में बहुत ट्रिपिकल सिचुएशन आ जाता है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि मौसम साफ है, मौसम जहां पे लैंडिंग कर रहे हैं वहां मौसम साफ है,
कोई बात नहीं। अगर एक बार एरोप्लेन उड़ गया, उसके बाद वहां पे बारिश हो, आंधी है पूरे रास्ते में, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जहां पे लैंडिंग करे वहां पे मौसम साफ होना चाहिए ताकि सफलतापूर्वक एरोप्लेन की लैंडिंग हो जाए। इसीलिए एरोप्लेन अक्सर अक्सर नहीं, ज्यादातर कहां उड़ते हैं? अगर पूछा जाए एरोप्लेन कहां पे उड़ते हैं, तो वो उड़ते हैं समताप मंडल में, ना कि क्षोभ मंडल में, क्योंकि क्षोभ मंडल में ये सारी की सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो ये बनाई जाती है। देखिए, क्षोभ मंडल में प्रति 145 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की गिरावट होती है। कहने का मतलब आप पृथ्वी से जितना ही ऊपर जाएंगे तापमान में गिरावट देखते चले जाएंगे। कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। कहां पे? क्षोभ मंडल में। ठीक है, जैसे नीचे अगर पृथ्वी पर 45 डिग्री तापमान है, 165 मीटर ऊंचे पर जाएंगे तो वहां पे यहाँ 45, वहां 44 डिग्री हो जाएगा। फिर और 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो वहां 44 की जगह वहां 43 डिग्री तापमान होगा, मतलब तापमान में गिरावट होती है। जब तापमान गिरता है तो ठंडी का एहसास होने लगता है, और जब तापमान बढ़ता है तो गर्मी का एहसास होने लगता है। अगर ये बातें भी आपको नहीं समझ ये बातें भी अगर आपको पसंद आ रही हो तो इस बात को जान करके, इस जानकारी को जान करके ही आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या है? देखो, इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन मंडल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका समताप मंडल। क्या होता है? समताप मंडल। ठीक है, अब क्या है? जैसे समताप मंडल क्या है? समताप मंडल पर तापमान लगभग समान रहता है। क्या रहता है? समान रहता है। देखो नाम से ही पता है, समताप, समान ताप, अर्थात समताप मंडल जो होता है उसमें तापमान लगभग हर जगह बराबर रहता है, इसलिए इस मंडल को समताप मंडल कहते हैं। अगर पूछा जाए समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो समताप मंडल की धरती से ऊंचाई लगभग 18 से 50 किमी तक होती है। कितनी होती है? 18 से 50 किमी तक की जो ऊंचाई होती है वह समताप मंडल की होती है। कहने का मतलब 0 से लेकर 18 तक हमारा क्षोभ मंडल है, और 18 से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा क्या है? समताप मंडल। देखो, जीरो से ले आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 0 से लेकर यहां तक 18 तक क्षोभ मंडल, फिर यहां से लेके यहां तक, यहां से क्या, इन दोनों के बीच 18 से यहां तक 18 किलोमीटर आ गया, यहां तक 50 किलोमीटर, 18 से 50 किलोमीटर की दूरी ये जो है, ये है हमारा समताप मंडल। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई की के बीच में जो आवरण पाया जाता है उसी को बोलते हैं समताप मंडल बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आंधी, बादल का गरजना, बिजली का कड़कना जैसी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि ये सारी की सारी घटनाएं कहां होती थी? क्षोभ मंडल में होती, इसके नीचे वाले मंडल में होती थी। नेक्स्ट चलते देखिए, तापमान समान रहने व मौसमी गतिविधियों से मुक्त होने के कारण वायुयान समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। हमने आपको बताया ना, वायुयान कहां उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। ओजोन परत, जो कि आपने बहुत नाम सुना है, ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होने का मतलब यहाँ एक लेयर पाई जाती है। देखो, ये ऐसे लेयर पाई जाती है समताप मंडल में, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं, जो हमारे स्किन पे क्या करती हैं? हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती है, अर्थात जो पराबैंगनी किरणें होती हैं जो हमारे स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है। और क्या होता है? स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तमाम प्रकार की स्किन बीमारियां होने लगती हैं। इनको बचाने का काम अगर कोई करता है तो वो ओजोन परत करता है। यह ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। जब सूर्य की किरणें आती हैं पृथ्वी पर, तो उसके साथ साथ पराबैंगनी किरणें भी आती है। वो पराबैंगनी किरणें यहाँ पे जो समताप मंडल में ओजोन परत है, यहीं पे आके पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर लेता है। ये समताप मंडल सोख लेता है, इसको अपने आप में सोख लेता है, इसको पृथ्वी पे जाने नहीं देता है, जिस कारण से ये पराबैंगनी किरणें यहीं रुक जाती हैं और हमें स्किन कैंसर होने से हम लोग बच जाते हैं। कहने का मतलब ये हमारे लिए एक सुरक्षा का काम कर रहा है। लेकिन हो क्या रहा है? तमाम प्रकार की प्रदूषण, वायु प्रदूषण फैलने के कारण इस ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। छिद्र मतलब नुकसान हो रहा है, जिसके कारण से उस छिद्र की सहायता से पराबैंगनी किरणें अब धीरे धीरे पृथ्वी पे आना शुरू हो गई हैं। और जब पृथ्वी पे आ रही हैं तो जब स्किन में लोग धूप में टहल रहे हैं, उनकी स्किन पे ये किरणें पड़ रही हैं, तो उनको तमाम प्रकार की स्किन बीमारियां, स्किन कैंसर,
इन सब चीजों से जूझना पड़ रहा है। तो हमें वायु प्रदूषण को कम करना है, वायु प्रदूषण को फैलने से रोकना है, जिससे कि हमारा ये जो समताप मंडल में पाया जाने वाला ओजोन परत है ये हमारा क्या हो, बचा रहे और हमें स्किन कैंसर होने से, स्किन बीमारियों होने से हम बच सके। ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि ओजोन परत क्या है, ओजोन परत की, ध्यान देना, नेक्स्ट क्या है आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ओजोन परत की मोटाई नापने में डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत की जो मोटाई होती है कि ओजोन परत कितना मोटा है, इसको नापने के लिए कोई अगर इकाई का प्रयोग किया जाता है वो इकाई है डाप्सन इकाई। जैसे हम कहते नहीं कि आप चीनी लेने जाते हैं तो आप उसका कहते 1 किलो चीनी, आप 1 किलो का बटखरा से उसको वेट करते हैं, बटखरा बोलते हैं उसको, किलो बोलते हैं। इसी प्रकार से ओजोन परत कितना मोटा है उस मोटाई को नापने के लिए डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मध्यमंडल। क्या है, मध्यमंडल के बारे में हम देखते हैं। मध्यमंडल क्या है आप थोड़ा ध्यान से देखिए। मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है तथा वायुमंडल के बीच में स्थित है और बीच में स्थित होने के कारण है इसको मध्यमंडल बोला जाता है। इसका विस्तार 50 से लेकर 80 किमी तक है। 50 से 80 अर्थात 50 तक तो था हमारा क्या, समताप मंडल, और 50 से 80 तक हमारा क्या है, मध्यमंडल है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल पर आकर ही जलकर समाप्त हो जाते। जब अंतरिक्ष से उल्कापिंड टूटता है और गिरता है, नीचे आता है जलते हुए, तो ये मध्यमंडल में आते आते क्या होते हैं, यहीं पे समाप्त हो जाते हैं, जिसके कारण से ये उल्कापिंड पृथ्वी पर नहीं गिर पाते हैं। और पृथ्वी पर ना गिरने के कारण क्या होता है कि मनुष्य इस आपदा से बच जाता है। अर्थात देखा जाए मध्यमंडल भी हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम कर रहा है। अर्थात उल्कापिंड जो जलते हुए गोला जो अंतरिक्ष से आता है उससे हमारी ये रक्षा कर रहा है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सबसे अगर क्वेश्चन कहीं से पूछता है वो पूछता है क्षोभ मंडल से, उसके बाद अगर दूसरे नंबर क्वेश्चन पूछता है वो समताप मंडल में ओजोन परत के बारे में पूछता है और वायुयान कहाँ पे उड़ते हैं ये भी पूछता है। ठीक है, चलिए इसको भी आप ध्यान दीजिएगा कि उल्कापिंड मध्यमंडल में आकर जलकर ही समाप्त हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आयन मंडल। आयन मंडल के बारे में हम पढ़ते हैं। आयन मंडल क्या है, आयन मंडल में आप देखिएगा, आयन मंडल के बारे में पढ़ेंगे तो आयन मंडल में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 किमी से लेकर 400 किमी के बीच की दूरी है। देखिए 80 से 420 की दूरी, यही जो दूरी है इन दोनों के बीच में, यही आयन मंडल है। ठीक है, वायुमंडल की यही परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। क्या करती है, रेडियो तरंगों को परावर्तित अगर कोई करती है, लौटाने का कोई काम करती है, तो वो करती है वायुमंडल की यही परत। कौन सी, आयन मंडल। यहां से आप कहते हैं फोन लगाते हैं, यहां गया, यहां से फिर ऐसे आता है, तो ये जो रेडियो तरंगे होती है वो भी जाके यहां से टकरा के वापस लौट आती है। ठीक है, संचार उपग्रह, ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो सैटेलाइट लोग ले जाकर के क्या कहते हैं ऊपर ले जाकर सैटेलाइट फिट कर दिए हैं, हमारे ऊपर निगरानी कर रहे हैं। कैसे आप लोग देखते हैं कि गूगल मैप खोलो कहाँ पे कौन सी जगह है, लोग कैसे पता लगा, क्योंकि सैटेलाइट ऊपर लगा हुआ है, वो सैटेलाइट हमें बताता है कि कौन सा स्थान किस जगह पे है। ठीक है, उसी आधार पर ही गूगल हमें डायरेक्शन देता है। तो ये सैटेलाइट, इन संचार उपग्रह, इन संचार सैटेलाइट को अगर कहीं पे स्थापित किया जाता है, वो इसी मंडल में ले जाके स्थापित करते हैं। जो आप देखते हैं कि यहां से सैटेलाइट को स्थापित किया गया, पृथ्वी की इस कक्षा में स्थापित किया गया, ये यही चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मध्यमंडल, आयन मंडल के बाद देखते हैं बाह्यमंडल। बाह्यमंडल तो आप जान रहे हैं इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। देखो ये सैटेलाइट आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ये सैटेलाइट होती है। ये सैटेलाइट अगर कहीं पे स्थापित किया जाता है तो वह कौन सा, वह किया जाता है आयन मंडल में। इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। बाह्यमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह है। बाह्यमंडल की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं, मतलब 400 किलोमीटर के बाद की जो मंडल पाया जाता है वो बाह्यमंडल है, अंतरिक्ष वाला हिस्सा है कहने का मतलब। और यहाँ पे कोई सीमा ही नहीं है कितना है। जब कोई सीमा ही नहीं है तो आप जान ही सकते किसी चीज की, जब कोई सीमा ही नहीं है तो उस चीज को पता लगाया ही नहीं जा सकता है। वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है। आपको मैंने सबसे पहले ही बताया, हीलियम गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस हल्की गैस होती है, और जो हल्की रहेगी वो ऊपर रहेगी, जो भारी रहेगी वो नीचे रहेगी। कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस थी इसलिए वो नीचे पाई जाती थी। ठीक है, नाइट्रोजन भी भारी है वो भी नीचे पाई जाती है, लेकिन हीलियम हल्की गैस है इसलिए वो ऊपर पाई जाती है, ऊपर वाले मंडल में। ऊपर वाले किस मंडल में, बाह्य मंडल में पाई जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले आप थोड़ा थोड़ा एक बार रिवाइज कर लीजिए कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा क्या, वायुमंडल किसे कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला जो गैसीय आवरण होता है इसको वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल को हमने पढ़ा, वायुमंडल के बारे में हमने जाना, वायुमंडल की कितनी परतें होती है, वो 5 परतों के बारे में। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों के बारे में पढ़ा, नाइट्रोजन गैस 78.8%, ऑक्सीजन गैस लगभग 21%, फिर आर्गन गैस, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस। इन सब में तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो सबसे हल्की होने के कारण सबसे बाहरी परत में पाई जाती है। तो परतों के बारे में भी हमने देखा, 5 मंडल, सबसे नीचे का मंडल होता है क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, सबसे महत्वपूर्ण मंडल यही माना जाता है। दूसरे नंबर पर होता है हमारा समताप मंडल, जिसमें ओजोन परत पाई जाती है जो कि परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। ये हो गया, ओजोन परत पाई जाती है जो कि हमारी, तो क्षोभ मंडल 0 से लेकर 18 किमी तक होता है, और 18 से लेकर 50 किमी तक हमारा समताप मंडल होता है, और 50 से लेकर 80 किमी तक हमारा मध्य मंडल होता है। मध्य मंडल में क्या काम होता है, मध्य मंडल में जो अंतरिक्ष से आने वाली उल्का पिंडें होती हैं वो जलकर यहीं पे समाप्त होती है। मध्य मंडल के बाद आता है आयन मंडल, जो कि लेकर 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर होता है। आयन मंडल जो होता है, आयन मंडल में क्या होता है, आयन मंडल में जो हमारे रेडियो तरंगे होती है, जो सैटेलाइट होते हैं वो यहीं पे स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद तो बाह्य मंडल होता है, बाह्य मंडल की कोई सीमा ही नहीं है, और यहीं पे आपका हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है। तो ये हो गया आपका वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में आपने पढ़ लिया। अब चलिए देखते हैं हम क्या प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको अब तो समझ में आ ही जाएगा। पहला क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैसें मिलती हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया नाइट्रोजन 78.8%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विविध विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहां घटित होती हैं। अर्थात कहने का मतलब मोटा मोटा यही है कि सारी मौसमी घटनाएं कहां घटती है। तो पृथ्वी के सबसे निचली परत में, वो कौन सी परत होती है, क्षोभ मंडल होता है। कौन सा, क्षोभ मंडल। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ओजोन परत मुख्यतः कहां पाई जाती है। तो ओजोन परत आपको पता है, अभी हमने आपको बताया ओजोन परत आपका कहां पाया जाए, समताप मंडल में। क्या पाया जाता है, समताप मंडल में। ओजोन परत की मोटाई को नापने का अगर कोई किससे नापते हैं, वो कौन सी इकाई है, तो डाप्सन इकाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समताप मंडल को, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा क्या है कि समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि, अर्थात कहने का मतलब एरोप्लेन समताप मंडल में ही क्यों उड़ाए जाते हैं, इसका क्या रीजन है। हमने आपको बताया क्या रीजन था कि इस परत में इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है। तो पहला गलत हो गया। बी वाला देखते हैं, इस परत में तापमान समान रहता है जो ईंधन की दक्षता के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करता है, ठीक है। ये आपका देखते हैं। तीसरा देखते हैं, यह परत विमान भेदी शस्त्रों की मारक क्षमता से बाहर है। ये गलत है। इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है। तो सबसे मेन अगर कारण कोई है तो वो ऑप्शन नंबर डी से है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि इस परत में कोई बादल तथा मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। इस कारण से इस परत में एरोप्लेन या वायुयान को उड़ाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है। बताइए कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। हमने आपको बताया था कौन से मंडल में प्रक्रियाएं होती हैं, तो ये होती है आयन मंडल में, क्योंकि आयन मंडल में ही सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है। तो ये कौन सा मंडल होता है, ये ऑप्शन नंबर है आयन मंडल होता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए नेक्स्ट समय में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ फिर आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।